So the first question of today's video is question number 123 related to the admission of a new partner, and the question says that A and B share profit and loss in the business in the ratio of 5:3. They admit C into the firm for 1/4 share in the profit to be contributed equally by A and B. On the date of the admission of C, the balance sheet of the firm was as follows. A's capital 3 lakh, B's capital 2 lakh, workman compensation reserve 40,000, bank loan 1,20,000, creditors 20,000, machinery 260, furniture 160, stock 120, debtor is 80,000 and bank was 60,000. Terms of C's admission were as follows. C will bring 3,30,000 for his share of capital and goodwill. यहाँ दोनों वर्ड यूज कर रहा है. C will bring 3,30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल. दोनों का मिलाकर वो 330 लेकर आ रहा है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट of the last 3 years and the average profit is 2,20,000 while the normal profit that can be earned with the capital employed are 1,40,000. Furniture is to be depreciated by 60,000 and value of the stock is to be reduced by 60,000, reduced by 20,000. So first of all we have to prepare the revaluation account. हमें सबसे पहले क्या बनाना है? revaluation account बनाना है. क्वेश्चन नंबर 123 का फटाफट बन जाएगा. रीवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ अकाउंट बनाना है, इसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपको दिखा दे रहे हैं. रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या दिया है? फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई. कितने से बढ़ गई? 60,000 से. तो बाई फर्नीचर 60,000 और स्टॉक की वैल्यू घट गई 20,000 से, तो लॉस हो गया. टू स्टॉक 20,000 और कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है रिलेटेड टू दिस. हम इसको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे. इधर भी 60 आना चाहिए, इधर भी 60 है ही. कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 का. उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? ए एंड बी, द टू पार्टनर्स. उनको किस रेशियो में दे देंगे? उनका रेशियो है 5:3. तो 5/8 इसको मिल जाएगा, 3/8 इसको मिल जाएगा. It will be a 25,000 for A and 15,000 for B. Revaluation बट गया between A and B. अब दूसरा काम हमारा क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना. While we preparing the partners capital account, how many partners are there? 3 partners. A, B और नए पार्टनर का नाम है C. उसी तरह से इधर भी A, B और नए पार्टनर का नाम क्या है? C. जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले क्या राइट डाउन करते हैं? ओपनिंग कैपिटल कितना लेकर आया. दूसरा गुडविल, और जो गुडविल होती है वो जो लेकर आता है नया पार्टनर उसे A और B यानी पुराने पार्टनर किस रेशियो में राइट ऑफ कर लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में राइट ऑफ कर लेते हैं. तो पहले गुडविल निकालते हैं. क्वेश्चन में गुडविल कैसे बोला है? एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का. तो यहाँ क्वेश्चन में वर्किंग नोट में ध्यान से देखिएगा. गुडविल कैसे बोला है? सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना क्वेश्चन में बोला है? 4 ईयर. नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन है. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट इज 2,20,000 विच आर गिवन इन द क्वेश्चन और नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है 1,40,000. सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 680,000. डिफरेंस आएगा 80,000. तो गुडविल कितना हो जाएगा? 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4. गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 320. फर्म की गुडविल कितनी आई है? 320. और हमें किसकी गुडविल से मतलब है? सी के गुडविल से. तो सी का गुडविल कितना हो जाएगा? सी की गुडविल हो जाएगी आपकी, निकालना पड़ेगा. उसका रेशियो कितना है? 1/4. सी 1/4 के लिए आ रहा है तो 320 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा? 80,000. यानी सी कितना गुडविल लेकर आएगा?
320 का 1/4 यानी 80,000। अब वो टोटलिटी में कितना लेकर आया है, टोटलिटी में वो लेकर आया 330। तो अब सिंपल सा आपको मैं बता दूं, अगर सी ने गुडविल लेकर आया 80,000 और टोटलिटी में कितना लेकर आया था 330, जिसमें से 80,000 क्या था गुडविल, तो बाकी उसकी क्या हो जाएगी कैपिटल, माइनस कर देंगे। 330 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 250। तो सी की कैपिटल कितनी हो गई 250। सी की कैपिटल कैसे निकली 250, टोटल लेकर आया है वो 330। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से पढ़ो, सी विल ब्रिंग 3,30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, दोनों का मिलाकर कितना लेकर आया 330, जिसमें से 80,000 उसकी क्या हो गई, तो उसकी कैपिटल कितनी बची, और इस 80,000 को ए और बी राइट ऑफ कर लेंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस सिचुएशन में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सिचुएशन है। सिंपल सिचुएशन क्या होता था कि जैसे पुराने पार्टनर हैं उनका रेशियो गिवन है और नया पार्टनर आ रहा है, बस इतनी इंफॉर्मेशन, नया पार्टनर आ रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको सिंपल सिचुएशन कहते हैं। और सिंपल सिचुएशन में क्या होता है, ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग होता है। तो ओल्ड रेशियो जो 80,000 है उसको किस रेशियो में बांट देंगे 5:3, 50,000 ए के लिए, 30,000 बी के लिए। और ए और बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ए की थी, ए की थी आपकी 3 लाख और बी की थी 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल लिख दिया, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया वो लिख दिया, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। अगला स्टेप है हमारा रीवैल्यूएशन वाला। रीवैल्यूएशन को प्रॉफिट बाय कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ए को कितना मिला 25,000, बी को कितना मिला 15,000, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट देखेंगे सर। बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है लायबिलिटी साइड में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यस सर होता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं दिया हुआ। तो पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कौन ले लेगा, ए और बी, किस रेशियो में ले लेंगे 5:3 में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, 40,000 को हम 5:3 में बांट देंगे, तो आ जाएगा आपका 25 और 50 बस। और कुछ भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट्स में कुछ भी बचा नहीं है। फाइनली क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं तो बैलेंस आ जाएगा। यहाँ जनरली हम क्या लिखते हैं, अगर कोई लॉस होता है रिवैल्यूएशन पे तो, या बैलेंस शीट के एसेट्स में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हो या फिर गुडविल हो, बैलेंस शीट के एसेट्स में जो चीजें गिवन होती हैं जिसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका बैलेंस, ए का आ जाएगा आपका 3,90,000, बी का आ जाएगा 270 और सी का आ जाएगा आपका, सी का आ जाएगा 250। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। इन दिस क्वेश्चन एक छोटा सा, बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड लाइन है वो ध्यान से पढ़िए। सेकंड लाइन में दिया हुआ है, दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब कि यहां कंडीशन लग गई, ए और बी 5:3 में है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, और जो इक्वली कौन दे रहा है, ए और बी। इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 5:3 नहीं है, वो इक्वल है, यानी 40,000 फॉर ए, 40,000 फॉर बी, दोनों को बराबर मिलेगा। अब आपका आंसर सही आ जाएगा, 3,90,000, 2,70,000 एंड 2,50,000। So now let's we prepare the balance sheet of this question. So balance sheet. What is the format of balance sheet? That is in liabilities amount, assets amount.
So the first information which are given in this question is A capital, B capital, C capital. तो अभी हमने देखा A, B, C तीनों की कैपिटल जो है वो गिवन है. A की 390, B की कैपिटल है आपकी 270 एंड C की कैपिटल है आपकी 250. पहली चीज हो गई. दूसरा, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से एसेट्स एंड लायबिलिटी को पोस्ट करना होगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बचा नहीं. बैंक लोन आपका स्टिल वैसे का वैसा ही है. बैंक लोन में भी कोई चेंज नहीं हुआ. बैंक लोन आपका है 120, क्रेडिटर्स 20, क्रेडिटर्स 20. ये हो गया लायबिलिटी साइड. एसेट साइड में सबसे पहले मशीनरी दिख रही है, और मशीनरी की वैल्यू अब चेंज हो गई. नहीं, चेंज नहीं हुई, सेम है. मशीनरी हो गया आपका 260. उसके बाद फर्नीचर 160, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन है. फर्नीचर 160 माइनस 60 डेप्रिसिएशन, बचा 1 लाख रुपए. फर्नीचर हो गया. स्टॉक 120, उसमें भी डेप्रिसिएशन है स्टॉक में. अच्छा, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है. फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है 60,000 से, सो उसको हम लोग प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 220. जबकि स्टॉक की वैल्यू घटी है. कितने से घटी है? 20 से. तो स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख. फर्नीचर एप्रिशिएट किया है, जबकि स्टॉक डेप्रिशिएट किया है. डेटर की वैल्यू सेम की सेम, कोई चेंजेस नहीं है डेटर की वैल्यू में. डेटर्स की वैल्यू आपकी है 80,000. और अब फाइनली आपका कैश का बैलेंस यहाँ पे देख रहे हैं, बैंक का बैलेंस. तो बैंक था पहले कितना? बैंक था 60,000, लेकिन जब नया पार्टनर आया तो उसने कैपिटल और गुडविल दोनों को मिलाकर कितना लेकर आया? 330 लेकर आया, जिसमें 250 कैपिटल थी और 80 जो था वो गुडविल था. तो 330 इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 390. और उसके बाद टोटल कर देंगे. आपका बैलेंस शीट का जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा, जो कि गिवन इन द क्वेश्चन 10,50,000. So after solving the various practical question and various concept related to the 12th accountancy, let's discuss the important theoretical topic from each and every chapter which are related to the term 1 class 12th accountancy subject. So firstly we'd see that what are the chapters which are asked in the term 1 examination in the accountancy paper, and you know very well there are basically 2 parts in the term 1 examination for accountancy. Term 1 accountancy, so there are basically 2 parts. क्योंकि टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 है, और टर्म 1 जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव मीन्स MCQ बेस्ड है. MCQ होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कुछ भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें आपको लगभग 4 ऑप्शंस मिलेंगे. सो टर्म 1 में जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए में और पार्ट बी में, जो पार्ट ए है बेसिकली उसमें आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल है. पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तीसरा चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है इशू ऑफ शेयर, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन. ये सब पार्ट बी में है, और टर्म 2 में इंट्रोड्यूस किया गया. पार्ट बी से 3 चैप्टर है. पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी,
financial statement, not final statement, financial statement of company. Second, financial statement analysis. And the third one will be a accounting ratio. So basically मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब भी हम टर्म वन अकाउंटेंसी के चैप्टर्स को देखते हैं तो पार्ट ए में 4 एंड पार्ट बी में 3, टोटल 7 चैप्टर्स हमारे प्रिपरेशन में आने चाहिए और इन सब से बहुत सारे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि कुछ से बनेंगे कुछ से नहीं। सीबीएसई ने इसी तरह से चैप्टर्स को चूज भी किया है जहां से मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सके। किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन? एमसीक्यूज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में यू नो वेरी वेल, सबसे पहले तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो 50 पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं गिवन है, ये गिवन है आपका कंपनीज एक्ट 2013 में। एंड यू नो वेरी वेल पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2% की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? यू नो वेरी वेल, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वेरियस टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स आर देयर, एक्टिव, स्लीपिंग, डॉर्मेंट। और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा और डीपली डिस्कस करें तो पार्टनरशिप फर्म किस तरह से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। सबसे पहले इट प्रिपेयर्ड द trading account, profit and loss account, similarly as it is given in the class 11th CBSE financial statement, उसी तरह से प्रिपेयर करती है। The different is this, different क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद शांत नहीं हो जाती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की क्या रिलेवेंसी है? सो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये पार्टनर्स के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टनर्स को कितना मिलेगा, पार्टनर्स को कितना देना है, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, यू नो वेरी वेल, जब दो लोग मिलके काम करते हैं दे आर द पार्टनर्स, बट कलेक्टिव फॉर्म वो कहलाते हैं फॉर्म। पार्टनर्स का जो कलेक्टिव फॉर्म होता है जिससे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है फॉर्म। सो ये जो फर्म है, पूरे पार्टनर जो है उस फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फर्म में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में फर्म उनको देती है, क्योंकि ड्यू टू द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, यू नो वेरी वेल, फर्म एंड द ओनर ऑफ द फर्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और दोनों का एक दूसरे के प्रति काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, पॉइंट ये हो गया क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्रीमेंट होता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, डिविजिबल, ये सब यहाँ देखना है। और ये जो चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई कंपनी शेयर इशू करती है, क्योंकि ये नेक्स्ट आरटी में आपके आ सकता है, आएगा ही इशू ऑफ शेयर। और ये सबसे कहा जाता है कि 12th अकाउंटेंसी का सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर माना जाता है। अगर ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो आपको इसका बेनिफिट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियो में भी देखने को मिलता है। ओके, सो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है एंड यू हैव टू फोकस अपॉन इट। ठीक है, और इशू ऑफ शेयर में यू नो वेरी वेल, इस पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया था कि कंपनी जब इशू करती है तो उसमें बेसिकली सबसे पहले प्राइस डिसाइड करती है, किस प्राइस पे इशू कर रही है, किस पर्पस के लिए इशू कर रही है। प्राइस मतलब पार पे की प्रीमियम पे,
पर्पस क्या है, कैश के लिए इशू कर रही है कि अदर देन कैश के लिए इशू कर रही है। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द पर्पस कि कैश के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं कि अदर देन कैश के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं प्राइस, पर्पस एंड एज वेल एज अमाउंट कॉल्ड अप, कि कंपनी जो 10 रुपये मांगना है कंपनी को, चाहे 10 रुपये चाहे वॉट एवर पार हो चाहे प्रीमियम हो, जो 10 रुपये मांगना है कंपनी को वो किस तरह से कॉल्ड अप करेगी, लमसम की इंस्टॉलमेंट। इसके साथ साथ सिचुएशंस भी थी, यू नो वेरी वेल, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की, इशू ऑफ शेयर के, और इशू ऑफ शेयर में कई तरह के अप्रोचेज हैं, कई तरह की चीज़ें इंटर रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है, फॉर फीचर है, फिर रीइशू है, फिर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं इस क्वेश्चंस में। उसके बाद हम बात करें पार्ट बी की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें आपको आइटम्स, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बेसिकली इस तरह के आ सकते हैं कि आइटम्स आर गिवन और आपको हेड और सब हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे प्रपोज डिविडेंड तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो होती है, इसे बैलेंस शीट के अन्य कॉलम में शो नहीं करते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिवर्सल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, इनके आइटम्स के हेड और सब हेड को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फोकस करते हैं। गॉट इट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको बताया है कि इंट्रा कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपैरिजन आर मेड हियर, तो वो भी यहाँ एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो जो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, टाइप्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स, वो सब यहाँ इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग रेशियो, यू नो वेरी वेल, 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियो होते हैं, डेब्ट इक्विटी, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एज वेल एज डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो जिसे हम सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कैटेगराइज करते हैं, एज वेल एज द लास्ट वन इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो अगर एक रेशियो को क्लासिफाई करें तो 4 होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी एंड liquidity. So this is all about the revision part of the term 1 accountancy, and at the end of today's video let's move to the next topic. Let's move to the question number 50 of RT 3.1 MCQ question. PQRR partners net profit before appropriation is 7,87,000. Total interest on capital and salary 40,000 and 75,000 respectively. P and Q are entitled to receive a commission of 6% each on profit after taking into consideration interest on capital and all salary. Calculate commission payable to P and Q. So for this purpose, firstly we prepared the PL appropriation account and write down the net profit in the credit side. The net profit is 7,87,000 and question says that total interest on capital and salary. So interest on capital and salary 40,000, 75,000. P and Q are entitled to receive a commission also. P and Q are entitled to receive a commission 6% each on net profit. So to commission P and Q, P को भी commission मिलेगा, उसको भी मिलेगा after charging salaries and all commission. So कैसा निकलता है, commission अगर after है तो profit into rate upon 100 plus rate. तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 787 में से हम मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे 1,15,000। उसको हम क्या करेंगे, कितना परसेंट यहाँ पे लगाएंगे, 6%। सो 6/106, तो ये कमीशन निकल जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कमीशन कितना हम पे करेंगे ईच पार्टनर्स को। 6/106 करने का पीछे का मतलब ये है कि एक पार्टनर को 6% हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 785/115, 787/115, 2, एक में से बन गया 7, 6, और इसको जब आप 6 से सॉल्व करेंगे, 6/106, so you can see that
ये आपका हो जाएगा 53, और आप 53 से 672 को डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी अ, so here it is a little bit mistake because ये आपका रेट जो है 6% एक पार्टनर को देना है, तो दो पार्टनर को कितना देना होगा 110, 112 बाय 6 + 6% आपको E को देना है, 6% आपको Y को देना है, तो जो रेट 100+ रेट लगेगा वो 6 + 6 के हिसाब से लगेगा, तो एक लोगों का आ जाएगा 36,000 P को देना है, 36,000 P को देना है। इसके बाद हम यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कमीशन आएगा 72,000 और P और Q हर एक को 36,000 कमीशन मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सा फंडा आपको ये समझ के चलना है, अगर आप एक लोग का इंटरेस्ट, एक लोग का कमीशन निकालें 6/112 ही रहेगा, क्योंकि इन टोटलिटी आपको दो लोगों को इंटरेस्ट, दो लोगों को कमीशन देना है, वो भी इक्वल परसेंटेज है, दैट इज 6% एंड 6%, सो टोटल विल बी 112। नोट डाउन कर लीजिए।